नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास सिंपली क्या है कि जी अगर दो वेव्स जो हैं वो मूव कर रही हैं और किसी तरह से एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो उनका जो रिजल्ट है, उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। वो जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर दो वेव्स एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो हम हमेशा उन वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है हम उन्हें एड अप कर देंगे। जैसे कि आपको पहले नजर आ रहा होगा दो वेव्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और दोनों जो हैं दोनों के क्रस्ट जो हैं वो इन जनरल जो हैं वो मूव कर रहे हैं। आप अगर देखते हैं दोनों एड अप हो जाती हैं तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो y1 प्लस y2 हो जाएगा। सेकंड में हमारे पास क्या है जी, दो वेव्स ऑपोजिट जा रही हैं लेकिन एक का क्रस्ट है दूसरे का जो है ना हमारे पास ट्रफ है, लेकिन जैसे ही वो दोनों कंबाइन होंगी नेट एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है क्योंकि जो हमारे पास y1 है वो पॉजिटिव है और y2 जो है वो नेगेटिव है, इस वजह से नेट एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास दो से ज्यादा वेव्स एक जगह पर इकट्ठी हो तो हम हमेशा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस तरह से अप्लाई करेंगे कि जहां पर वेव्स इकट्ठी होंगी वहां पर हम उनके एम्पलीट्यूड्स को ऐड अप कर देते हैं। अब कुछ ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये हमें कुछ वेव्स की और प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि जी इंटरफेरेंस से क्या मुराद है। इंटरफेरेंस कुछ इस तरह से है कि अगर दो वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ और अगर वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं तो वो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। कंस्ट्रक्टिव तब करेंगी अगर क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाता है तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। कंस्ट्रक्शन होगी नई वेव की जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो ऐड होकर आएगा हमारे पास जो पहली वेव्स थी उनके। जबकि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है ना बिल्कुल एक सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, जिससे क्रस्ट और ट्रफ के मिलने से जो है वो वेव जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो जाता है। ऐसी वेव को हम डिस्ट्रक्टिव जो है ऐसी इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इन जनरल उसमें क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ के ट्रफ इन जनरल उसकी सेंस क्या है कि जो पाथ डिफरेंस है दो वेव का वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाता है। यानी कि जो आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो इन फेस पॉइंट्स, किसी भी वेव के जो इन फेस पॉइंट्स हैं वो हमें कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हुए नजर आते हैं। और अगर दो ऑपोजिट पोजीशन पे लाई करते हुए यानी कि क्रस्ट और ट्रफ एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि दो ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि आउट ऑफ फेस लाई करते हैं, तो उससे हमारे पास जो है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और उसके लिए जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास डेल्टा एस जो है वो हाफ ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। आपको जो है स्क्रीन पे एक पैटर्न नजर आ रहा है जी कि दो वेव्स जनरेट की गई और वो जो वेव्स हैं वो जो है सर्कुलर वेव्स थी और वो जो वेव्स फर्दर आगे प्रोपेगेट करती हैं, जब वो वेव्स आगे फर्दर प्रोपेगेट करती हैं तो वो मर्ज होती हैं और उनके मर्ज होने से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो आपको जीरो नजर आ रहा है और कुछ जो है वो आपको जो है पूरी जो है ना जो है मुकम्मल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आ रही है, कहीं पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आ रही है। ये हमारे पास एक्चुअल जो है वो वाटर की इंटरफेरेंस का जो है वो जो है आपको एक जो है वो एक्टिविटी दिखाई गई, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई गई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बीट्स किसे कहते हैं, पीरियोडिक राइज एंड फॉल जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड और वेव में उसे हम बीट कहते हैं। अब बीट्स में कब जनरेट होती हैं, जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हूं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली वेरी हो एक दूसरे से, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी जो है वो FA है तो दूसरी कोई जो फ्रीक्वेंसी है वो FB है, तो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो इक्वल होंगी FA माइनस FB। FA ज्यादा है, FB जो है वो कम है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें नंबर ऑफ बीट्स देगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास दो वेव्स हैं, एक रेड कलर में दिखाई गई और एक ब्लू कलर में दिखाई गई है। दोनों की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम नहीं है, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है उनमें डिफरेंस है। अब किसी पॉइंट पर जो है इस तरह से हो रहा है कि जो है ना क्रस्ट के साथ आ रहा है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ट्रफ जो है वो क्रस्ट के साथ आ रहा है। अब जहां पर क्रस्ट ट्रफ के साथ आएगा वहां पर कंस्ट्रक्टिव जो है क्रस्ट ट्रफ के साथ आएगा वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जैसे स्टार्ट में 0 पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है जब टाइम t = 0 है और आगे जैसे ही क्रस्ट जो है वो क्रस्ट पे आ जाता है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इसी तरह से आगे अगर आप देखें
तो जो है मिड में 0.5 सेकंड्स पे जाके जो है दोबारा से क्रस्ट और ट्रफ जो है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। देन फर्दर 0.75 सेकंड के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होती है। तो जो बीट्स हमारे पास बनती हैं उसमें जो दो कंस्ट्रक्टिव और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है उसके दरमियान में जो है पीरियडिकली वेव की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते बढ़ते कंस्ट्रक्टिव तक मैक्सिमम होती है, उसके बाद जो है वो कम होते होते डिस्ट्रक्टिव तक खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसके बाद वो फिर इसी तरह से रेगुलरली इंक्रीज करना शुरू करती है। और इसी ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है इसको हम बीट कहते हैं। और ये जो बीट जो है इसमें जो अहम बात है वो ये है कि हम इसकी जो बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं वो जो हाई फ्रीक्वेंसी है और जो लो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दो वेव्स उनके डिफरेंस से कैलकुलेट की जा सकती है। यहां पर अगर आप देखें तो एक सेकंड के अंदर आपको दो बीट नजर आ रही हैं, यानी कि अगर एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो 2 हैं तो लाजमी तौर पर जो फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस था वो 2 हर्ट्ज था, कि जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा उतनी ही बीट्स एक सेकंड में प्रोड्यूस होंगी। इसके अलावा हम सिर्फ और सिर्फ वही बीट्स जो हैं वो रिकग्नाइज कर सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस जो है वो 10 और लेस देन 10 हो। इससे ज्यादा की जो है ना नंबर ऑफ बीट्स जो हैं या जो बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो हमारे लिए जो है वो रिकग्नाइजेबल नहीं होता। स्टेशनरी वेव्स जो हैं ये ऐसी वेव्स हैं जो कि किसी भी सेटअप में इस तरह से जनरेट होती हैं कि एक वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही है और प्रोपगेट करते हुए किसी जो है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है, और सेम मीडियम में ही जो है वो हमारे पास दो वेव्स ऐसी बन जाती हैं जो जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो जी एक वेव जो है वो अगर लेफ्टवर्ड जा रही है तो जो दूसरी वेव है वो बाउंस बैक होके जो है वो राइटवर्ड आ रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जी ये हमारे पास ये जो सिस्टम है ये स्टेशनरी वेव जो है ये कहलवाएगा। और इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो ही रहता है थ्रू आउट द मोशन, और ये इसे हम नोड कहते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता है और वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं अपनी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान। इन पॉइंट्स को हम एंटी नोड्स कहते हैं। जो दो नोड हैं उनके दरमियान जो फासला है वो नियरली हाफ वेवलेंथ के इक्वल है, और इसी तरह से दो जो एंटी नोड हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी नियरली हाफ वेवलेंथ है। जबकि जो नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जनरली λ/4 होता है। लैम्डा का चौथा हिस्सा जो है वो नोड और एंटी नोड के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है। स्टेशनरी वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। इनको स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एनर्जी जो है वो फ्लो नहीं करती बल्कि दो नोड्स के दरमियान रुक कर रह जाती है, बिल्कुल स्टैंड हो जाती है। नोड जो है क्योंकि वो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, वो एनर्जी को फ्लो करने नहीं देते। तो स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स में जो एनर्जी है वो हमेशा नोड्स के दरमियान जो है एक किस्म की फंस के रह जाएगी, वो फ्लो जो है वो नहीं कर सकेगी। और जो एंटी नोड है उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज उसी जगह पर होती रहती है, लेकिन फ्लो जो है वो इन वेव्स में एनर्जी का नहीं होता। हम स्टेशनरी वेव्स को जो है मुख्तलिफ सेटअप्स में देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है और आप उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, आप उसको जो है वो प्लग करते हैं सेंटर से, तो उस स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो है वो वेव जनरेट होगी, स्टेशनरी वेव जनरेट होगी, वो जाकर जो है वो ऑपोजिट एंड पे टकराएगी और फिर वहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी और ऑपोजिट दो वेव्स होगी, एक जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है, दूसरी राइट साइड पे जा रही है, और इन दोनों के कम्बिनेशन से जो है वो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बन रही है। अब जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी जो स्पीड है उसमें वेव की उसे हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ से, जिसके लिए हम जो रिलेशन यूज करते हैं स्क्वायर रूट f डिवाइड बाय m। यहाँ पर f जो है वो टेंशन है और जो स्मॉल m है ये मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी स्ट्रिंग के। अब अगर आप जो है वो सिंगल जो है वो लूप की बात करें तो जब हमारे पास सिंगल लूप बन रहा है तो जो होल लेंथ है वो दो नोड्स के दरमियान होगी,
तो L जो है वो लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है जो फ्रीक्वेंसी आएगी F1 वो इक्वल होगी 1/2L इनटू स्क्वायर रूट F/m। इसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। और ये हमें ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, यानी कि ये फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे पास जो है सिंगल लूप से आई है। ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है इसमें हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो तीन चीज़ों के साथ रिलेट करती है। एक जी ये रिलेट करती है लेंथ के साथ, और एक हमारे पास ये रिलेट करती है जी टेंशन के साथ, और एक जो है स्ट्रिंग के मास पे भी जो है ये डिपेंड करती है। इसे हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। सेकंड जी हमारे पास है जी, अगर जो है प्लग आप थोड़ा सेंटर की बजाय साइड से करें तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे। देन हमारे पास जो L है अब वो उसमें जो है नंबर ऑफ नोड जो हैं वो 3 आ गए हैं, तो जो लेंथ है वो टोटल वेवलेंथ के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास अब जो सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो है वो F2 होगी, और वो इक्वल होती है जी जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके डबल होती है, यानी कि F2 इज इक्वल टू 2F1। इस तरह से अगर 3 लूप आ जाएं तो जो थर्ड हार्मोनिक है स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए वो हमारे पास उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3F1 होती है। इसी तरह से 4F1। अब ये जो हार्मोनिक्स हैं यानी कि जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो ऑसिलेशन है ये एक हार्मोनिक सीरीज को जनरेट करती है, और ये जो हार्मोनिक सीरीज है ये हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ये टेंशन पे डिपेंड करती है, और मास पे डिपेंड करती है। अगर आप इन तीनों में से किसी को भी चेंज करते हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जिससे पूरी की पूरी हार्मोनिक सीरीज जो है वो चेंज हो जाएगी। अब ये जो हार्मोनिक सीरीज है ये डिस्क्रीट इन नेचर है। डिस्क्रीट इन नेचर का क्या मतलब है जी, हमारे पास F1 के अकॉर्डिंगली ये सारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। अगर F1 जो है वो 2 हर्ट्ज है तो सेकंड जो है वो 4 हर्ट्ज होगी, थर्ड जो है वो 6 हर्ट्ज होगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से इवन नंबर्स आते चले जाएंगे, जबकि जो इसके मिडल नंबर्स हैं 2 और 4 के दरमियान वो एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। देन अगर हम जो है एक सेकंड एग्जांपल देख लें कि जी हमारे पास जो है वेव जनरेट हुई हैं एक एयर कॉलम में, तो जो ये जो वेव जनरेट हुई हैं एयर कॉलम में, अब हमारे पास जो है एयर कॉलम के अंदर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं कि जी एक हमारे पास जो एयर कॉलम वो जो पाइप वो जो हमारे पास पाइप है जिसमें से एयर जो है वो फ्लो कर रही है, साउंड फ्लो कर रही है, और जो है ना वो स्टेशनरी वेव्स बना रही हैं। वो जो पाइप है वो ओपन एट बोथ एंड्स है या वो जो है ओपन एट वन एंड है कि अगर वो दोनों तरफ से ओपन है तो क्या बिहेवियर होगा, और अगर एक तरफ से ओपन है तो क्या बिहेवियर होगा। तो जी अगर हमारे पास जो है ओपन एट बोथ एंड्स है तो हमारे पास जो है वेव जो है बिल्कुल सेम वैसी ही जनरेट होंगी जैसे कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में थी। जो फर्स्ट हार्मोनिक है उसमें लेंथ जो है वो लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगी, इस तरह से सेकंड जो है उसमें जो है लेंथ जो है वो लैम्डा के इक्वल हो जाएगी, और जो फ्रीक्वेंसी है हमारी इसमें अब F1 जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी V डिवाइड बाय 2L। फिर जो सेकंड है उसमें फ्रीक्वेंसी होगी जी 2F1 हो जाएगी जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल हो जाएगी। इस तरह से थर्ड के अंदर जाके जो है वो हमारे पास 3 लूप होंगे, और जो थर्ड हार्मोनिक है वो हमारे पास होगी जी 3F1। किस तरह से सो ऑन अगर हम चलें तो लैम्डा n और Fn को हम डिफाइन कर सकते हैं n के अकॉर्डिंगली, नंबर ऑफ लूप्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर हमारे पास जो है पाइप जो है हमारा वो ओपन एट वन एंड हो तो एक एंड पे जहां पे एंड जो है हमारा क्लोज है वहां पर हमेशा नोड बनेगा, और जो एंड ओपन है वहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। अब ओपन एट वन एंड पे हमारे पास जो एंटी नोड और नोड के दरमियान जो फासला है वो लैम्डा बाय 4 होता है। तो जो हमारी जो टोटल लेंथ है वो किस तरह से डिफाइन की जाएगी जी, लैम्डा डिवाइड बाय 4 के। तो अगर आप फर्स्ट हार्मोनिक कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगी V डिवाइड बाय 4L। जब आप सेकंड इसमें हार्मोनिक की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो 1.5 लूप बनता है, तो हमारे पास जो लेंथ है वो 3 लैम्डा बाय 4 होगी, और हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो F2 नहीं बल्कि F3 की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो ओपन एट वन एंड है इसमें हमेशा हम ओड हार्मोनिक्स ही जनरेट होती हैं, इसमें इवन हार्मोनिक्स हमको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी कि इसमें जो इन केस जो हमारे पास ओपन एट वन एंड है उसमें वन
F1 कैलकुलेट हो सकती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देन हम उसको F3 कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 3F1 होगी, F5 कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि F5 होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ओपन एट बोथ एंड है वो रिचर इन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसीज की तादाद, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज की तादाद ज्यादा होती है, उसमें इवन हार्मोनिक्स भी होती हैं और उसमें ऑड हार्मोनिक्स भी होती हैं। जबकि जो ओपन एट वन एंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करती हैं, इवन हार्मोनिक उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं जी। if the waves with paths dash are meeting at a point in the same medium then destructive interference would occur। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनकी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेव्स दी गई, आपने वेवलेंथ दी गई हैं, आपने जो है कैलकुलेशन से ये बताना है जी कौन सी वेव्स हैं जिनकी इंटरफेरेंस से जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। पॉइंट्स हैं जी हमारे पास, ए पॉइंट है, बी है, सी है, जो डी, जिन जो है वे इन पॉइंट्स के जो डिफरेंस हैं अगर आप लें तो जिन पॉइंट्स के पार्ट डिफरेंस जो है वो हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आएगा, तो लाजमी तौर पे वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। ए जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को करस्पॉन्ड करता है क्योंकि उसके लिए जो आंसर है वो 4 लैम्डा आएगा, बी जो है उसके लिए भी 4 लैम्डा आएगा, सी जो है उसके लिए भी जो है वो -3 लैम्डा आएगा, अगेन हाफ ऑड इंटीग्रल है। जबकि जो डी ऑप्शन है उसमें हमारे पास हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आंसर जो है वो आएगा, इसलिए डी ऑप्शन जो है वहां पे उसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होगी। हमारे पास नेक्स्ट है जी, ट्यूनिंग फोक ए प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड with another tuning fork B. It is found that by loading B with some wax, the beat frequency increases to 6 beat per second. If the frequency of A is 320 Hz, then the frequency of B when it is not loaded would be. अच्छा जी, आपके पास दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, A की फ्रीक्वेंसी जो है वो 320 है A की, और B के साथ जो बीट्स जनरेट हो रही हैं वो 4 बीट्स पर सेकंड है। लेकिन अगर आप B को लोड कर देते हैं तो जो नंबर ऑफ बीट्स हैं वो इंक्रीज हो गई हैं, तो डेफिनेटली B को लोड करने से तो अगर जो नंबर ऑफ बीट फ्रिक्वेंसीज हैं वो ज्यादा हो गई हैं तो B जो है ये एक ऐसी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो लाजमी तौर पे पहले भी कम थी, इसको और लोड किया गया है तो इसकी जो हमारे पास बीट फ्रिक्वेंसी वो मजीद जो है वो बढ़ गई है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली लाजमी तौर पे कम हो गई होगी। तो जी हमारे पास B जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो लाजमी तौर पर A की फ्रिक्वेंसी से कम है, तो अगर A की फ्रिक्वेंसी 320 है तो हमारे पास B की फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली जो है वो 320 से कम होगी। और अगर हम जो है इसकी लोड करने से पहले की बात करें तो 4 बीट्स थी, तो फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 4 होगा, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है B की वो 316 हर्ट्ज है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट है जी, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द 4th हार्मोनिक इज 36 हर्ट्ज देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ 9th हार्मोनिक विल बी। अगर 4th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आपके पास 36 है तो 9th की क्या होगी, तो जी अगर F4 जो है वो 36 है तो F4 इक्वल होगा जी 4F1 के। हम पहले फंडामेंटल निकाल लेते हैं, तो फंडामेंटल हमारे पास आ जाएगी जी 9 हर्ट्ज, तो 9th हार्मोनिक की क्या होगी जी 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 हर्ट्ज, तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें वो दुरुस्त है।